ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei की मौत के बाद पूरी दुनिया इस वक्त दो हिस्से में नजर आ रही है। भारत के लिए इससे क्या बड़े चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं और दुनिया यानी मिडिल ईस्ट और खाड़ी के जो देश हैं उनके भीतर क्या बुगाहट शुरू हो गई है। चाइना और रसिया की जो खामोशी है, जो उनकी एक राजदारी भरी सन्नाटे वाली खामोशी है, उसका क्या असर माना जाए, इस बात पर आज के वीडियो में तहकीकात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर अयातुल्ला अली खamenei कौन थे जिनको अपने प्रदर्शनों के दौरान 6 बार जेल भी जाना पड़ा और ये ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने। ईरान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने के बावजूद भी सारी की सारी पावर सुप्रीम लीडर के हाथों में है। और क्या वाकई सुप्रीम लीडर जो कट्टर इस्लामिक नेता थे, जो सिया धर्मगुरु थे, जो मौलाना थे, जो मात्र 11 वर्ष की उम्र में मौलवी बन गए थे, क्या वाकई उनकी मौत हो गई है? नमस्ते, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि अयातुल्ला अली खamenei कौन थे जिनको 6 बार जेल भी जाना पड़ा था और इनका ईरान की राजनीति में उदय कब और कैसे हुआ। 1939 के मशहद शहर में जन्मे, ईरान के वो शहर जिसको सबसे खूबसूरत और सबसे धार्मिक और पवित्र शहर कहा जाता था। 8 भाई बहनों के बीच सेकंड नंबर की संतान थे ये, जो मात्र 11 वर्ष की उम्र में मौलवी बन गए थे। अपने पिता की तरह ही इन्होंने मौलवी और धर्मगुरु बनकर ईरान को एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की शपथ खाई थी। लेकिन जब ये राजनीति में आए तब इस वक्त ईरान के अंदर जिस व्यक्ति का तानाशाही रवैया चलता था, जो ईरान का राजा था या ईरान का सुप्रीम लीडर था कह लीजिए, उसका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। मोहम्मद रजा शाह पहलवी इस्लामिक धर्म को मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। वो धर्म में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड से पढ़े थे, यूरोपीय सभ्यताओं से, यूरोपीय देशों के अपने सिस्टम से, उनके पहनावे से, उनके चालो चलन और उनके रुतबे से इतना ज्यादा वो प्रभावित थे कि वो उसी तरीके से ईरान का कल्चर डेवलप करना चाहते थे। उन्हें इस्लाम धर्म में छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म में कोई यकीन नहीं था। वो चाहते थे कि देश संप्रभु बने, ताकतवर बने। लोग उस दौर में भी आधुनिक कपड़े पहनते थे, आधुनिक ड्रेसेस ईरान के अंदर पहनती थी। महिलाओं को भी वहां के शराब खानों में जाने की इजाजत दे रहे थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जो कि इस्लाम के अंतर्गत बिल्कुल भी हराम था। लेकिन 1960 आते आते मोहम्मद रजा शाह पहलवी का विरोध इतना ज्यादा मुखर हो गया कि 1979 में मिडिल ईस्ट का दिल कहे जाने वाले ईरान के अंदर इतनी बड़ी क्रांति हुई कि उस क्रांति का रिजल्ट ये आया कि मोहम्मद रजा शाह पहलवी के राजनीतिक जीवन का खात्मा हुआ। उनको अमेरिका जाकर शरण लेना पड़ा और इस पहले बगावत को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था रूहुल्लाह खुमैनी, जो अली खamenei के उस्ताद हुआ करते थे। अली खamenei के उस्ताद होने के साथ साथ वो उनके राजनीतिक धर्मगुरु भी थे। अब धर्मगुरु ये थे कि उनकी विचारधारा के साथ खamenei साहब बहुत ताल्लुक रखते थे। इस्लामिक क्रांति के पहले जनक भी यही थे और इस्लामिक सत्ता की वापसी कैसे होगी, इस बात का बीज भी खamenei और खुमैनी मिलकर बो रहे थे। आपको स्पष्ट करता चलूं कि खamenei और खुमैनी दोनों अलग अलग डिफरेंट किरदार हुए हैं ईरान के अंदर, क्योंकि पहले बगावती खुमैनी हुए और खुमैनी के चेले थे खamenei। ये दोनों ने मिलकर ईरान के अंदर जिस तरीके से रजा शाह पहलवी के राजनीतिक सफर का अंत किया और ईरान की राजनीति पर कब्जा किया, उसका रिजल्ट यह आया कि 1981 में खamenei की हत्या की कोशिश की गई। उसी दौरान खamenei को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना पड़ा और 8 साल तक वो राष्ट्रपति रहे, यानी खamenei साहब राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजय भी हासिल कर चुके थे। 1989 में इराक से हो रहे युद्ध में पहले सुप्रीम लीडर के रूप में जब रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई, उसके बाद अयातुल्ला अली खamenei सुप्रीम लीडर बने। यानी ईरान के अंदर सारी ताकत, सारी सत्ता सब उनके पैरों के नीचे थी। ईरान के अंदर उन्होंने अपनी एक नई तरीके की पुलिस का गठन किया जिसका नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। उन्होंने IRGC नाम की पुलिस का सिर्फ अपने लिए गठन किया, जो ईरान की सुप्रीम पावर, सुप्रीम लीडर के आदेशों पर चलेगी। यह सिर्फ 1979 में ही नहीं हुआ। 1979 के बाद लगातार जब ईरान के सुप्रीम लीडर कट्टर इस्लामिक राष्ट्रवाद के जनक अयातुल्ला अली खamenei के खिलाफ भी ईरान में खूब सारे प्रदर्शन हुए। 2009 में उनके खिलाफ पहला प्रदर्शन हुआ जब उन्होंने IRGC की मदद से पूरे के पूरे प्रदर्शन को रौंद डाला। उसके बाद 2019 में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। ये दूसरा बड़ा आंदोलन था जो खamenei के खिलाफ हुआ।
उसमें डेथ टू डिक्टेटर के नारे भी ईरान के लोगों ने लगाए। इसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। 2022 में भी खamenei साहब के खिलाफ ईरान के अंदर प्रदर्शन हुआ, जिसमें एक 22 साल की लड़की थी महसा अमीनी, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया और सिर्फ इसलिए कि वो बुर्का नहीं पहनती थी। पुलिस की पिटाई से, पुलिस की यातनाओं से उसकी मौत हो गई। उसके बाद दिसंबर 2025 में भी 12 से ज्यादा हजार लोग मारे गए, वो भी प्रदर्शन खamenei के खिलाफ था। और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि इसमें 32,000 से लोग मारे गए। इसका मतलब ये निकल के आया कि दुनिया में कहीं ना कहीं यह मैसेज गया कि खamenei एक तरीके के तानाशाह थे, जिनसे ईरान की जनता त्रस्त हुआ करती थी, लेकिन एक नए ईरान को डेवलप करने में वो जरूर कामयाब हुए। जो ईरान यूरोपीय सभ्यताओं के दबाव में, उनके प्रभाव में इतना ज्यादा घिर चुका था, पूरी तरीके से अंग्रेजी कल्चर यानी वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव को समाप्त किया, इस्लामिक कल्चर को डेवलप किया। चूंकि वो सिया धर्मगुरु थे और धर्म में यकीन करते थे, अल्लाह में यकीन करते थे, वो सिया मुस्लिम थे, तो सिया और सुन्नी का वार तो उनके दौर में रहा। लेकिन आज जब ईरान संकट में है, ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर साझा आक्रमण किए हैं और अमेरिका के अंदर बैठने वाले डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू और तमाम दुनिया की मीडिया के हवाले से जब यह खबर आ रही है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की मौत हो चुकी है, और न सिर्फ उनकी मौत बल्कि उनके पूरे खानदान की मौत हो चुकी है, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके पोते पोती, उनके 4 बेटों में से एक आध बेटों की भी मौत हो गई है। इस तरीके से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने उनकी राजनीति का मस्तक काट दिया है और वो जब चाहे तब ईरान में सत्ता परिवर्तन करके अपने मन के व्यक्ति को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर सकते हैं। और ईरान में जब भी ऐसा होगा तब उनसे पूछ कर ऐसा होगा कि मैं किसको पसंद करता हूं। इस तरीके की तमाम बड़ी बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में चाइना और रसिया की जो सन्नाटेदार खामोशी है, यह किसी बड़े युद्ध के आगाज की खामोशी है या फिर अपनी कूटनीतिक चालों को छिपा कर रखकर मोहरे चलने की खामोशी है? क्या करेगा रसिया और क्या करेगा चाइना? क्या अमेरिका को ईरान के साथ उलझाकर वो अपने विवादों में सफलता हासिल करने की फिराक में है या फिर वो मौके की तलाश में है कि कब उसको क्या मौका दिया जाए? अमेरिका ने सीधे सीधे कहा जाए तो ईरान के साथ एक बड़ा धोखा किया है और डोनाल्ड ट्रंप की वो फितरत रही है। इससे पहले भी वो इराक के साथ ऐसा कर चुके हैं और हाल ही में वेनेजुएला की घटना सबको याद है कि उनके राष्ट्रपति को चोर की तरह उठा करके ले आए, उसकी पत्नी को भी उठा करके लाए और उनको अपने यहाँ की जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, उनके तेल के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में भी सीआईए ने सत्ता परिवर्तन कराया और कुछ इसी तरीके की सबुगाहट भी ईरान में 1953 में हुई थी। यही वो बड़ी वजह है कि ईरान के साथ अमेरिका की एक पुरानी दुश्मनी रही है। साल 1953 का दौर था, सीआईए ने इंग्लैंड की मदद से ईरान में तख्ता पलट किया था और मोहम्मद रजा शाह पहलवी को इस ईरान की राजगद्दी को छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद रजा शाह पहलवी को अमेरिका ने ही अपने दूतावास में शरण दिया, यानी खुद शरण दिया। दूतावास किसी भी राष्ट्र का अपनी वो जगह जमीन मानी जाती है जिस पर सिर्फ उसी राष्ट्र का कब्जा होता है। उसके बाद ईरानी छात्र संगठनों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और कई दिनों तक, करीब 53 दिनों तक अमेरिकी दूतावास पर कब्जा जमाए रखा। और तब यह कहा जाता है कि रिवोल्यूशनरी काउंसिल के प्रतिनिधि की हैसियत से जब अली खamenei अमेरिकी दूतावास के अंदर गए तो उन्होंने इस कब्जेदारी का समर्थन भी किया और ईरानी छात्रों की पीठ को भी थपथपाया था। तब से लेकर अमेरिका अली खamenei की क्रूरता को नहीं भूला। अली खamenei के साथ दुश्मनी भरा रवैया लगातार अमेरिका से रहा। हालांकि जब 9/11 का हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, तब अली खamenei ने अपनी तरफ से मानवता की मिसाल पेश करते हुए उनके प्रति संवेदना जताई। जो भी अमेरिकन उस आतंकवादी घटना में मारे गए थे उनके लिए अपने भी शहर में कैंडल मार्च निकाली गई और उनके लिए भी, उनकी दिवंगत आत्माओं की सदगति के लिए ईरान में प्रार्थनाएं भी की। लेकिन आज जब अली खamenei को तमाम तरीके के अटैक्स के थ्रू मार दिया गया है, अगर देखा जाए तो खाड़ी के तमाम देशों के ऊपर ईरान ने भी जिस तरीके से पलटवार करते हुए हमले किया है, पूरा का पूरा आसमान मिसाइलों की जद में आ चुका है। सऊदी अरब, जो ईरान का बड़ा भाई हुआ करता था, संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई, जो दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी के रूप में जब उभरा था, इजराइल, जब अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों मिलकर आपस में लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान दुबई का हो रहा है, कतर का हो रहा है, बहरीन का हो रहा है और भारत का भी हो रहा है। भारत के 90 लाख लोग
इन तमाम देशों में फंसे हुए हैं। आज भारत के परिदृश्य से भी हमको सोचने की आवश्यकता है कि जब ये मिसाइलें हवा में उड़ रही हैं, आसमान लाल हो रहा है, पीला हो रहा है और ईरान की धरती लाल हो रही है बच्चों के, मासूमों से के, औरतों के और सैनिकों के खून से, तब भारत की चिंता यहां पर यह है कि अपने 90 लाख लोगों को इन तमाम देशों से कैसे निकाल कर लाया जाए। जब हवाई रास्ते जाम हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, इंटरनेट की दुनिया से ये तमाम देश डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आयात निर्यात के साधन ब्लॉक हो चुके हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी यह है कि अपने लोगों का ठिकाना कहां से मिले, कैसे मिले, सही ठिकाना कैसे मिले, सही जानकारी कैसे मिले कि ईरान के अंदर असल में हो क्या रहा है। ईरान के स्कूलों पर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, उसमें 40 बच्चे मार दिए गए हैं। इजराइल के ऊपर पहले से ही गाजा में बच्चों को मारने के सनसनीखेज आरोप लगते रहे हैं और ये लड़ाई अब सीधे सीधे धार्मिक रूप में भी परिवर्तित होती जा रही है। शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई को झेलने वाला ईरान क्या अब शिया और सुन्नी के मतभेदों को भूलकर अपने देश की अस्मिता की लड़ाई के लिए तमाम चीजों को भूलेगा? जिस ईरान ने तमाम प्रदर्शन, तमाम विरोध खमनई के खिलाफ किए हैं, क्या अब वो खमनई की मौत के बाद एकजुट होकर, क्या वहां के लोग अब फिदाइन बनकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ने को उतावले होंगे? क्या वो माएं जो अब तक खमनई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अपने जवान बेटों को भेजती थी, क्या वही माएं अब इजराइल की क्रूरता और अमेरिका की क्रूरता के खिलाफ लड़ने को भेजेंगी? ये लड़ाई अब देश और तमाम दुनिया के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि जो अमेरिका की बात नहीं मानेगा उसके ऊपर, उसके राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर इसी तरीके से अटैक्स किए जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए भी बनकर उभरी है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, आप या तो उनकी बात मानिए या तो उनके प्रहार का, उनके अटैक्स का सामना करने के लिए तैयार रहिए। वो कभी फाइनेंशियल अटैक करते हैं, कभी ट्रेड डील का अटैक करते हैं, कभी वो टैरिफ वार का अटैक करते हैं और जब कोई बात नहीं बनती है तब वो मिसाइल अटैक भी करते हैं, वो बम के अटैक भी करते हैं। वो अपनी तरफ से सीधे सीधे ऐसे युद्ध की घोषणा करते हैं कि जिसमें वो आपको तबाह करके अपनी तानाशाही, अपनी सत्ता, अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए अपना कब्जा चाहते हैं। आज ईरान के अंदर सबसे ज्यादा समस्या है तो ईरान के पास अपने तेल के जो भंडार हैं उस पर अमेरिका कब्जा चाहता है और इजराइल उसका भाई बनकर समर्थन कर रहा है। रसिया और चाइना शांत बैठा है। रसिया और चाइना की ये जो खामोशी है, ये क्या करने वाली है? क्या रसिया और चाइना ने पहले ही ईरान को पूरी ताकत से लवरेज कर दिया है? पूरी तरीके से रसिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को बर्बाद किया था, क्या वही काम एक बार फिर से अमेरिका ईरान के साथ करने वाला है? लेकिन ईरान यूक्रेन नहीं है, ईरान इराक नहीं है। ईरान के अंदर भी अपनी बहुत क्षमताएं हैं। ईरान ने अगर अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया तो जैसा डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल कह रहा है कि हम 3 से 4 दिन में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ईरान के पास अपनी तमाम क्षमताएं हैं। ईरान ने जिस तरीके से डिक्लेयर कर दिया है कि वह अब घुटनों पर आने वाला नहीं है, वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगा और दुनिया का जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ इस लड़ाई में आएगा, हम उस पर भी अटैक करेंगे, उस पर भी अपने तरफ से मिसाइल अटैक करेंगे, उसको भी निस्तानाबूद करेंगे, उसको भी तबाह करेंगे। और अब जो लड़ाइयां हो रही हैं वो लड़ाइयां सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं हो रही हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों में हो रही हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस पर हो रही हैं, तमाम उन बहुमंजिला इमारतों पर जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेस चलते हैं। तमाम तरीके की दुनिया को तबाह करने की ये जो शैतानी कोशिशें की जा रही हैं, असल में ये हो क्या रहा है? ये एक बड़ा सवाल इस पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए है जो लोग अपने अपने नेताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। ईरान के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो जो ईरान 1953 से लगातार अंतरकलह की द्वंद्व में जूझता नजर आ रहा है, वो कभी अपने नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा है तो कभी अपने शिया धर्म गुरुओं के खिलाफ लड़ता रहा है। जिस ईरान ने अभी तक अपने नेता के खिलाफ बगावत की, आज वही ईरान मजबूर है कि अपने नेता की तमाम बर्बादियों को भूलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा बड़ा सोचे और अपने देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सोचे। एक ईरानियों के तौर पर अगर आप इस युद्ध को देखें तो वो कितनी मुश्किल में है कि आज अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में, सत्ता की लड़ाई में आज उनके मासूम बच्चे तबाह हो रहे हैं। लोग अपने बच्चियों की किताबों से उन्हें पहचान रहे हैं। लाशें गायब हो गई हैं, लाशें हवा में, धुएं में उड़ गई हैं। उन मासूम बच्चों की बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गई हैं। तो आज इस दुनिया ऐसे मुहाने पर खड़ी है। क्या दुनिया दो धड़ों में बंटकर इस समय विश्व युद्ध की तरफ चल पड़ी है?
और कौन देश किस देश की तरफ जाएगा, ऐसे में उन तमाम ताकतवर देशों का अपना क्या दृष्टिकोण होगा जिनकी एक क्षमता है कि अमेरिका, इजराइल और रसिया, चाइना जैसे देशों को कंट्रोल कर सकें। यूरोपियन कंट्रीज क्या करेंगी, खाड़ी के देश क्या करेंगे और भारत क्या करेगा, जो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल में इसलिए है कि उसके 90 लाख लोग इन प्रभावित जगहों पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनसे प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और ये कोई फिल्म नहीं है जिसको आप एलसीडी और अपने टीवी की स्क्रीन पर देखें और इसका आनंद लें। आप निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी फिक्रमंद रहिए जो आपके अपने लोग भी उन लोगों में फंसे हुए हैं, उन जगहों पर फंसे हुए हैं। आज उन परिवारों को भी, स्थिति को भी महसूस कीजिए जो इस वर्चस्व की लड़ाई में, सत्ता की लड़ाई में और दंभ की लड़ाई में अपनी जान को जोखिम में डालकर उन तमाम देशों में कोई पढ़ने गया था, कोई नौकरी करने गया था, कोई बिजनेस करने गया था। आज उनकी माएं, उनके परिवार किस सलामती की दुआ कर रहे हैं। मैं भी आशा करूंगा कि हम और आप सब लोग मिलकर उन 90 लाख लोगों के प्रति और उन तमाम इंसानों के प्रति इंसानी जज्बा दिखाएं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सब सकुशल अपने घर में वापसी करें, दोबारा अपने परिवार से मिल पाएं और ऐसी जंग जल्दी से जल्दी समाप्त हो जिसमें बच्चे, बूढ़े और निर्दोष मासूम मारे जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।